लगभग पिछले 2 महीनों से एक बीमारी जिसने कोहराम मचा रखा है और हर तरफ उसी का नाम सुनाई दे रहा है, वो बीमारी है डेंगू। और डेंगू में भी ख़ास तौर से डेंगू प्लेटलेट की कमी, प्लेटलेट कम हो जाना, इस डेंगू और प्लेटलेट के संबंध में ही मुझे प्रतिदिन लगभग 10 से 15 कॉल रिसीव करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि इस बारे में एक वीडियो बना के संक्षिप्त में एक सार दे दिया जाए कि जब डेंगू हो और उसके साथ में प्लेटलेट कमी हो या कोई और कॉम्प्लिकेशन हो तो हम क्या करें, क्या ना करें। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में, जहां पे आपको आसान हिंदी भाषा में हृदय रोग और अन्य विभिन्न जनरल हेल्थ संबंधी जानकारियाँ आसान हिंदी भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डेंगू बुखार एक वायरस रिलेटेड डिजीज़ है और मच्छर के द्वारा फैलती है। डेंगू के विषय में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और प्लेलिस्ट में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो जो डेंगू बुखार है वो एक वायरस रिलेटेड बीमारी है और यूजुअली जो डेंगू में बुखार आने की अवधि है वो 2 से 7 दिन की रहती है। यानी आप मान के चलें, अगर आपको डेंगू हो गया है तो 5 से 7 दिन आपको बुखार आएगा ही आएगा। शुरू में बुखार की तीव्रता ज़्यादा होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी और 5वें 7वें दिन तक जाके बुखार आना पूरा बंद होगा। तो इस चीज़ को अपन समझें। उसके बाद में पूरी दुनिया में हर साल लगभग 5 से 10 करोड़ लोगों को डेंगू का इन्फेक्शन होता है, लेकिन उनमें से मात्र 1 से 2% लोग ही कॉम्प्लिकेटेड डेंगू की श्रेणी में आते हैं, जहाँ पे डेंगू हीमोरेजिक सिंड्रोम और डेंगू शॉक सिंड्रोम की कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। तो इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि डेंगू मौत का दूसरा नाम नहीं है। जब भी डेंगू हो आप घबराएं नहीं, लेकिन आप सचेत रहें। आप जो मैंने पिछले वीडियो में भी मेंशन किए थे, जो वार्निंग साइंस है उन पे आप नज़र रखें। अगर कोई वार्निंग साइन है तो आप समय पे इलाज लें। डेंगू के नाम से घबरा के अस्पतालों में भीड़ ना बढ़ाएं, इससे हेल्थ सिस्टम पे अनावश्यक दबाव पड़ता है और जो वास्तव में ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको वो केयर नहीं मिल पाती है जो उनको मिलनी चाहिए। बात करें डेंगू में प्लेटलेट कमी होने की, तो डेंगू बुखार के मरीज़ों में लगभग 70 से 80% मरीज़ों में प्लेटलेट की मात्रा में कुछ ना कुछ कमी आती है। यानी जो उनकी बेसलाइन प्लेटलेट है, बुखार के दौरान में उनकी प्लेटलेट कुछ कम हो जाती है। डेंगू में जो प्लेटलेट की कमी है उसको हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसमें डेंगू की मरीज़ों में प्लेटलेट की संख्या 1 लाख से 1,50,000 के बीच में रहती है। मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसमें प्लेटलेट की संख्या 50,000 से 1 लाख के बीच में रहती है। और सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसमें प्लेटलेट की संख्या 50,000 से कम हो जाती है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो वार्निंग साइंस हैं, जो रैशेज़ हैं, वो यूजुअली 50,000 से नीचे नहीं आते हैं। तो अगर आपको डेंगू हुआ है और प्लेटलेट काउंट कम हो गई है लेकिन ये 50,000 से ज़्यादा है तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। अगर ये 50,000 से कम है तो ये एक लगातार ऑब्जर्वेशन करने वाली बात होती है कि हम उस पर नज़र रखें। और ये जब बहुत कम हो जाती है, जो विभिन्न हमारा जो नेशनल गाइडलाइंस और जो विभिन्न इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से 20,000 से कम प्लेटलेट काउंट होने पे ही प्लेटलेट चढ़ाने की सलाह दी जाती है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझें कि अगर आपकी प्लेटलेट काउंट 20,000 से ज़्यादा है और आपको किसी तरह का कोई ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन नहीं है तो प्लेटलेट चढ़ाना फ़ायदेमंद की जगह नुकसानदेह भी हो सकता है। अगर आपकी प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम है और या फिर आपकी प्लेटलेट 50,000 से कम है और आपको कोई ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन होने लगा है, कहीं नाक, कान, मुंह, पेशाब के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते कहीं से भी खून आने लगा है, कहीं से भी
जो वाइट रैशेज होने लगे हैं, चकत्ते बनने लगे हैं, तो उस कंडीशन में 50,000 से नीचे भी प्लेटलेट चढ़ाने की सलाह दी जाती है। बट इन जनरल प्रोफाइलेक्टिक ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लेटलेट्स 20,000 से नीचे एडवाइजेबल नहीं है। इस चीज़ को आप समझें। प्लेटलेट काउंट आपकी 20,000 से ऊपर है और आप अस्पताल में अगर एक प्लेटलेट के लिए जो माहौल बनता है उससे अनावश्यक पैनिक क्रिएट होता है। इस चीज़ को हम समझना ज़रूरी है। अगर ब्लीडिंग होने लगती है तो ज़्यादा प्लेटलेट काउंट पे भी हमें चढ़ाना पड़ सकता है। बट अगर ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन नहीं है तो 20,000 तक की प्लेटलेट तक भी इंतज़ार किया जा सकता है। और ये भी देखा गया है कि 20,000 से ऊपर प्लेटलेट काउंट वालों में जहाँ प्रोफाइलेक्टिकली प्लेटलेट चढ़ा दी गई, उनमें फ़ायदे की जगह नुकसान हुआ, उनको हॉस्पिटल में ज़्यादा रहना पड़ा और कुछ केसेस में पल्मोनरी एडिमा यानी फेफड़ों में पानी भर जाने की कॉम्प्लिकेशन भी देखी गई। तो हर प्लेटलेट की कमी का इलाज प्लेटलेट चढ़ाना नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि कई बार टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से भी प्लेटलेट की कमी दिखती है। हेमेटोक्रिट ज़्यादा होने की वजह से या कई बार जो है प्लेटलेट का एडिशन हो जाता है। तो मैं अपने लैब टेक्नीशियन साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी आप थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रिपोर्ट करते हैं, यानी प्लेटलेट काउंट आप लेस देन 50,000 से कम रिपोर्ट करते हैं, तो आप उसको एक बार रिपीट करके कंफर्म करें। आप उसको स्लाइड के द्वारा कंफर्म करें, पैथोलॉजिस्ट से कंफर्म करें, जैसे भी हो आप उसको कंफर्म करके फिर ही दें, क्योंकि आपके द्वारा दी गई रिपोर्ट से एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इलाज का वो स्तंभ बनता है। तो उस चीज़ का आप भी ख्याल रखें। उसके बाद में जब प्लेटलेट की कमी हो जाए, प्लेटलेट काउंट इतनी कम हो गई है कि चढ़ाने की नौबत आ गई है, तो फिर एक सवाल उठता है कि कौन सी प्लेटलेट चढ़ाई जाए। दो तरह की प्लेटलेट उपलब्ध होती हैं, रैंडम डोनर प्लेटलेट्स जिन्हें हम आरडीपी कहते हैं, और सिंगल डोनर प्लेटलेट जिन्हें हम एसटीपी कहते हैं। विभिन्न प्रकार की रिसर्च से यही सिद्ध हुआ है कि जब भी संभव हो पेशेंट को सिंगल डोनर प्लेटलेट ही चढ़ी जाए, जिसे हम एसडीपी बोलते हैं। थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ता है, बट इसमें मरीज़ के जो ब्लड ग्रुप है उसी ब्लड ग्रुप के एक व्यक्ति से प्लेटलेट निकाल के और उसको तैयार करके रोगी को चढ़ाया जाता है। सिंगल डोनर प्लेटलेट का फ़ायदा जो है पेशेंट को लगभग 10 से 12,000 काउंट बढ़ सकती है प्लेटलेट की। और इम्यूनोलॉजिक चूँकि एक ही ब्लड ग्रुप का होता है तो वो बेनिफिट इम्यूनोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन सिंगल डोनर प्लेटलेट में कम होता है। अगर सिंगल डोनर प्लेटलेट उपलब्ध नहीं है या आर्थिक कारणों से नहीं ली जा सकती या जो है उपलब्ध नहीं है, तो रैंडम डोनर प्लेटलेट भी चढ़ाए जाते हैं और आमतौर पे हम वही चढ़ाते हैं। फिर भी अगर सिंगल डोनर प्लेटलेट उपलब्ध हो तो वो चढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद में तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये आती है कि जिन मरीज़ों को प्लेटलेट की कमी हो गई है वो क्या खाएं क्या ना खाएं जिससे प्लेटलेट उनकी जल्दी बढ़ सके। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे समाज में बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है, और हालांकि हमारे पास कोई ठोस साइंटिफिक डाटा नहीं है। छोटी छोटी स्टडीज़ को कंपाइल करके एक उतना सॉलिड एविडेंस नहीं है, बट हाँ कुछ स्मॉल लेवल के एविडेंसेस हमारे पास ज़रूर है। जिसमें सबसे पहले आता है बकरी का दूध। बकरी के दूध में सेलेनियम की मात्रा और दूसरे दूधों की तुलना में ज़्यादा होती है। हो सकता है सेलेनियम का दूध पीने की जो सेलेनियम के दूध की जो अतिरिक्त मात्रा है उसकी वजह से इसकी प्लेटलेट काउंट में इजाफा देखा गया। और दूसरा जो है बकरी का दूध पचने में अच्छा होता है, दूसरे दूध की तुलना में लाइटर होता है। तो लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आमतौर पे लोग कच्चा दूध इस्तेमाल करते हैं। कच्चे दूध को पीने से अपने नुकसान होते हैं। किसी भी दूध को कच्चा पीने की बजाय उबालने के बाद ही पीने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है पपीते की पत्तियाँ, जो पपाया कैरी साइंटिफिक नेम है। पपीते की पत्तियों में भी जो फ्लेविनोइड्स हैं वो एक्सेस में पाए जाते हैं और उसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट की वजह से प्लेटलेट बढ़ाने का जो इफ़ेक्ट देखा गया है। तीसरी चीज़ आती है गिलोय। गिलोय को भी हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुतायत से यूज़ किया जाता है। गिलोय में भी बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से प्लेटलेट में सुधार देखा गया है। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि गिलोय में जो इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट हैं, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, गठिया के पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंटों में गिलोय यूज़ करने पे
बीमारी का फ्लेयर अप देखा गया है। चौथी चीज़ है कीवी। कीवी बहुत बहुतायत से यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा कि कीवी एक सिट्रस फ्रूट है। कीवी में सिट्रिक एसिड, विटामिन सी ये बहुतायत में हो जाता है और विटामिन सी, विटामिन के ये सब जो है हमारे खून में थक्का बनाने की जो प्रवृत्ति होती है उसको बढ़ाते हैं। तो कीवी या कीवी के जैसा कोई भी दूसरा सिट्रस फ्रूट उपलब्ध हो तो आप उसका बहुतायत से यूज़ करें। जब भी आपको डेंगू हो जाए, प्लेटलेट कम हो, तो आप अपने खाने को लाइट फूड की कैटेगरी में रखें। ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना लें, ऐसी चीज़ें लें जो आसानी से पच सके। अपने जो खाने में और पीने में दिन में जो फ्लूइड की मात्रा है, जो तरल पदार्थ है, वो कम से कम 2.5 से 3 लीटर रखें। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और डेंगू के अंदर प्लेटलेट के अलावा एक दूसरी चीज़ जो बहुत कॉमन पाई जाती है और उतनी ही खतरनाक है लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो चीज़ है जो ट्रांसएमिनाइटिस होते हैं, यानी लीवर पे उसका प्रभाव पड़ता है और एसजीओटी और एसजीपीटी बढ़ जाते हैं। जो जो एसजीओटी और पीटी बढ़ते हैं, पहले भूख में कमी होती है, फिर उसके बाद में नोज़िया का एहसास होता है, यानी उल्टी होएगी ऐसा लगता है, उल्टी होती नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसे और लेवल बढ़ते हैं उल्टी होने भी लगती है। और जब ये लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हज़ारों में पहुंच जाते हैं, तो फिर एक्यूट हिपैटिक फेलियर भी हो सकता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। ये चीज़ हमने इसको बहुत नज़दीक से झेला है। तो मैं आपसे विनती करूँगा, गुजारिश करता हूँ कि आप ध्यान रखें। डेंगू हो गया है, पैनिक नहीं करें। सिर्फ 1% लोगों में कॉम्प्लिकेट होता है। उसके बाद में अगर डेंगू होकर प्लेटलेट कम हो गई है तो भी आप पैनिक नहीं करें। 20,000 से कम जाने पे ही आपको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। डेंगू हो जाने की स्थिति में आप अपने चिकित्सक से संपर्क में रहें, जैसे वो आपको गाइड करें। सीबीसी, एसजीओटी, पीटी, यूरिया क्रिएटिनिन जैसी जाँचें आपको डॉक्टर एडवाइस करें आप कराते रहें। जैसे अंतराल के साथ में आपको वो एडवाइस करें आप कराते रहें। 98% मरीज़ डेंगू के आराम से ठीक हो जाते हैं। बहुतायत 80% मरीज़ घर पे ठीक हो जाते हैं। बचे हुए बहुत सारे मरीज़ अस्पताल में ठीक हो जाते हैं। 1 से 2% मरीज़ ही कॉम्प्लिकेट होते हैं और उनमें से भी बहुत कम मरीज़ की मृत्यु होती है। कोई भी मृत्यु होना किसी भी मरीज़ की बीमारी की वजह से बहुत दुखदाई चीज़ है। हम इस चीज़ को समझें कि हम जो मैं आपसे जानकारी साझा कर रहा हूँ आप उस पर गौर करें, आप पैनिक नहीं करें, आप सही समय पे इलाज लें ताकि आप इस बीमारी के डंक से बच सकें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, आप इस वीडियो के लिंक को शेयर करें और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।